आज हम लोग फलनों के प्रकार को स्टडी करने चलेंगे और फलनों के प्रकार से पहले आपने जो एक्सरसाइज 1.1 की है उसमें आपने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। जैसे डोमेन किसको बोलते हैं, रेंज क्या होता है, को डोमेन किसको बोलते हैं, और रिलेशन पढ़े थे। संबंध, संबंध में कौन कौन से संबंध पढ़े थे? एक पढ़ा था स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध, संक्रामक संबंध। और अगर कोई रिलेशन ऐसा है जिसमें ये तीनों गुण है तो फिर ऐसे संबंध को हम क्या बोलते हैं? तुल्यता संबंध, ऐसे रिलेशन को बोलते हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा फलनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन एज पर मैपिंग। मैपिंग के आधार पर फलनों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है उसको हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे। लेकिन फलनों के प्रकार पढ़ने से पहले मैं छोटी मोटी चीजें जैसे है वो आपको बताना चाहता हूं। आप देखिए सभी लोग ध्यान से। जैसे मैं मान लूं अगर कोई भी जैसे ये मैं एक बनाता हूं फिगर, आप देखिए ध्यान से। फलनों के प्रकार में ये जो चीज आपने बनाई इसे आप जानते भी हैं पहले से, और इसे बोला जाता है डोमेन। ये x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और ये y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये जो एलिप्स हमने यहां पर बनाए हैं ये x की वैल्यू को प्रदर्शित करता है और ये y की वैल्यू को प्रदर्शित करता है। इसको बोला जाता है डोमेन, और ये वाले को बोलते हैं कोडोमेन। और हमने ये मान लिया कि x से y में एक फलन है, उसको कैसे लिखा जाएगा? उसको ऐसे लिखते हैं x to y, मतलब x से y के बीच में एक फंक्शन है। देयर इज अ फंक्शन फ्रॉम x to y। कैसे इसको स्टडी करते या पढ़ते कैसे? देयर इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y, यानी कि x से y में एक फलन है। x से y में एक फलन, x से y में एक फलन, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये x आप कैपिटल कर लो, y भी आप कैपिटल कर सकते हो, ऐसे इसको हम प्रदर्शित करते हैं। फलन की वैल्यू भी आपको दी जाएगी, फलन की वैल्यू दी जाएगी, वो फलन आप कुछ भी मान सकते हो। ये हमने मान लिया f ऑफ x इज इक्वल टू 2x, थोड़ी देर के लिए एज एग्जाम्पल, कि x से y में एक फलन है और वो फलन क्या है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x के बराबर है। और बेटा इसी को आप y भी लिख सकते हो। तो एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, f ऑफ x और y एक ही बात है। चाहे हम f ऑफ x लिखें या हम y लिखें, एक ही चीज है। तो हम चाहें तो इस y को f ऑफ x भी लिखा जा सकता है, और ये फंक्शन है। ये भी उसमें दिया रहेगा कि ये डोमेन क्या है और कोडोमेन क्या है। मतलब कभी ये रियल नंबर होते हैं, कभी नेचुरल नंबर हैं, कभी इंटीजर्स हैं, कभी नेचुरल, रियल से नेचुरल है, ये आपको बताया जाएगा। और उसमें उसका जो भी तरीका है वो बुक में लिख के आएगा क्वेश्चन में आपके। अभी के लिए, अभी के समझने के लिए मैं छोटे छोटे कुछ नंबर ले लेता हूं, जैसे 1 2 3 और 4। यहां पर हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे। ठीक है, अब थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। आपके पास ये वाला फंक्शन है, आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू 2x। तो चाहे आप f ऑफ x इज इक्वल टू 2x लिखो या y इज इक्वल टू 2x लिखो। यहां पर x की वैल्यूज आपके पास क्या है? 1 2 3 4, और x की वैल्यूज जब यहां लिखते जाओगे तो आपको f ऑफ x की वैल्यूज मिलती जाएंगी। समझ आ रहे? तो जैसे अगर मैं x की जगह लिखता हूं 1, x की जगह मैं लिखता हूं 1, तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी? 2।
अगर मैं x की जगह पर लिखता हूं 2, तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 4। अगर मैं x की जगह 3 लिखता हूं तो f ऑफ 3 की वैल्यू क्या मिलेगी 6। अगर मैं 4 लिखता हूं तो क्या मिलेगी 8। इस तरह से मिलेगी। तो ये जो फंक्शन आपको मिलेगा, ये क्या मिलेगा फंक्शन, x जब 1 है तो f ऑफ x कितना है 2, तो 1,2। फिर जब x 2 है तो y की वैल्यू कितनी है 4, 2,4। x 3 तो y 6 है, 3,6। x 4 है तो y 8 है, 4,8। समझ में आया। तो ये क्या बन गया, ये एक फलन बन गया, ये एक फंक्शन है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर ये एक फंक्शन है तो ये आपको पहले भी बताया जा चुका है कि ये एक क्या है प्री इमेज और 2 क्या है इमेज। मतलब थोड़ा फिर से ध्यान से समझ लें, इसका मतलब है जो 2 है वो 1 की इमेज है, या हिंदी में बोल सकते हैं 2 1 का प्रतिबिंब है। 4 किसका प्रतिबिंब है 2 का, 6 3 का प्रतिबिंब है, 8 4 का प्रतिबिंब है। समझ में आया। इसको हम यहां चित्र में कैसे शो करते हैं, तो 1 की इमेज कौन है 2, 1 की इमेज 2 है तो हम इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर देते हैं। 1 की इमेज 2, 2 की इमेज कौन है 4 है, तो 2 की इमेज 4 है। 3 की इमेज क्या है 6, तो 3 की इमेज 6 है। 4 की इमेज कौन है 8, 4 की इमेज 8 है। तो जो ऐसे आप बनाते हो और इमेज को उसके एलिमेंट और उसकी इमेज के साथ एक इस तरह के चित्र द्वारा आप समझाते हैं, तो इसको हम बोला करते हैं मैपिंग। हिंदी में इसको कहा जाता है प्रतिचित्रण। क्या बोला जाता है हिंदी में प्रतिचित्रण। तो प्रतिचित्रण के द्वारा हमने ये आपको करके दिखाया। ठीक है। अब अगर इसमें कोई पूछेगा डोमेन क्या है, तो बताएं डोमेन कितना है 1 2 3 4, 1 2 3 4। रेंज कितना है इसका, रेंज है डोमेन के जो एलिमेंट हैं उनके जो इमेज बने हुए हैं वो केवल रेंज है। तो रेंज क्या है 2 4 6 और 8। इसी में एक आएगा कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन ये पूरा सेकंड वाला जो ये बना हुआ है फिगर, इसके पूरे एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोडोमेन हुआ। ये बात कुछ आपको समझ में आई। डोमेन, डोमेन क्या होता है, किसी भी फलन में, ध्यान से सुनना, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि पहले भी आप कई बार लिख चुके हो। डोमेन किसको कहते हैं, किसी भी फलन में जितने भी क्रमित युग्म हैं उन सबके प्रथम अवयवों का समुच्चय। 1 2 3 4 ये डोमेन है। रेंज क्या होता है, किसी भी फलन में जितने भी क्रमित युग्म हैं उनके द्वितीय अवयवों का समुच्चय। 2 4 6 8, दिस इज द रेंज। देन व्हाट इज कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है, आपका जो अगर ये फलन x से y में है तो y का पूरा सेट जो आएगा ये कोडोमेन है। ठीक है। और 2 को 1 का 2 क्या है 1 का प्रतिबिंब, 4 2 का प्रतिबिंब है, 6 3 का प्रतिबिंब है, 8 4 का प्रतिबिंब है, 1 3 5 7 9 ये किसी के प्रतिबिंब नहीं है। ये डोमेन में उपस्थित किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। बात समझ में आई। तो इस तरह से हम फलन को रिप्रेजेंट करते हैं एज पर मैपिंग, प्रतिचित्रण के आधार पर। कुछ बात आपको समझ में आई। अब ये तो मैंने अभी बताया कि प्रतिचित्रण के आधार पर फलन को कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारा तो मेन टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फलनों के प्रकार हमको पढ़ने हैं।
तो फलनों के प्रकार में मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूं। सबसे पहले प्रकार का जो फलन होगा जिसे आपको पढ़ना है उसको हम हिंदी में बोलते हैं एकैकी फलन। क्या बोलेंगे उसको? एकैकी फलन। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में इसको कहा जाता है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, या इंग्लिश में इसका एक और नाम है, इंग्लिश में इसका एक और नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन, इसको कौन सा फलन बोलते हैं? एकैकी फलन कहा जाता है। एकैकी फलन कहते किसको हैं? इसकी क्या क्वालिटी रहेगी? इसमें क्या स्पेशलिटी रहेगी? इसमें स्पेशलिटी ये रहेगी कि डोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए को डोमेन में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रतिबिंब हुआ करेगा। हम लिखते हैं, इसके बाद आप समझिए। डोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए डोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में या डोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए कोडोमेन में केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब होता है। ऐसे फलन को एकैकी फलन कहा जाता है। ऐसे फलन को एकैकी फलन कहा जाता है। ये देखिए, एकैकी फलन किसको कहते हैं? वैसे नाम से भी समझ जाना चाहिए आपको। वन वन, डोमेन का वन एलिमेंट को डोमेन के वन एलिमेंट से ही मिलेगा। बात समझ रहे? डोमेन का वन एलिमेंट को डोमेन के वन एलिमेंट से ही इमेज उसकी बनेगी वहां पर जाके। वही हमने डेफिनेशन ली, डोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए को डोमेन में केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब होता है। ऐसे फलन को एकैकी फलन कहा जाता है। जैसे इसको देखिए, डोमेन में कितने एलिमेंट हैं? 4। और आप देखें इसके एक का प्रतिबिंब कहां पर है? 2 पर, 2 का 4 पर, 3 का 6 पर और 4 का 8 पर। आप देख रहे हैं कि डोमेन के जितने एलिमेंट्स हैं सब के प्रतिबिंब को डोमेन पर एक ही जगह पर बनते हैं जाकर के। 4 का एक ही जगह पर बनता है 8 पर, और तो किसी जगह नहीं बन रहा। 3 का एक ही जगह 6, 2 का एक ही जगह 4, 1 का एक ही जगह 2। देख रहे हैं आप? तो हम इसको इससे भी रिलेट कर सकते हैं, इधर का 1 इधर का 1, 1 1 1 1 1 1। इसलिए इस फंक्शन का नाम क्या रखा गया है? वन वन फंक्शन, या इसे इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, एकैकी फलन। समझ आ गया आपको एकैकी फलन? तो अगर डोमेन के प्रत्येक अवयव का को डोमेन में केवल एक ही प्रतिबिंब हो तो समझ जाना कि ऐसा फलन कौन सा फलन होता है? एकैकी फलन। और ये एक एकैकी फलन का एग्जाम्पल भी है आपका। समझ आया? अच्छा, इसको हम अगर सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखने को बोलेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x देयर इज ओनली एंड ओनली y बिलोंग्स टू y। 1 आप लिख सकते हैं यहां पर। इसका क्या मतलब हुआ? ऐसे सभी मानों के लिए जो डोमेन में है, प्रत्येक मान के लिए
केवल और केवल एक ही y आपको मिलेगा कोडोमेन में। ये सिंबॉलिक लैंग्वेज है, आप अपना लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये कौन सा फलन होता है? एक एकी। इसी से रिलेटेड एक फलन आता है आपका बहु एक फलन। दूसरा देखते हैं वो फंक्शन कैसा होता, बहु एक फलन। बहु एक फलन को अंग्रेजी में बोला जाता है मैनी वन फंक्शन। देखो मैनी वन फंक्शन, इसमें कितना साफ है, क्लियर होने लगा पहले से ही। इसमें वन वन था, डोमेन का वन एलिमेंट, को डोमेन का भी वन ही एलिमेंट। लेकिन इसमें तो पहले ही लिखा हुआ है डोमेन के मैनी एलिमेंट, को डोमेन का वन एलिमेंट। अगर ऐसा हो जाए तो ऐसे फलन को कौन सा फलन बोलेंगे? बहु एक फलन। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि डोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए या डोमेन के एक अथवा अधिक अवयवों के लिए आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, डोमेन के एक अथवा अधिक अवयवों के लिए, डोमेन के एक अथवा अधिक अवयवों के लिए कोडोमेन में केवल एक ही प्रतिबिंब होता है, केवल एक ही प्रतिबिंब होता है। देखो बेटा इसमें क्या लिखा गया, डोमेन के एक अथवा अधिक अवयवों के लिए, डोमेन के एक से ज्यादा एलिमेंट और को डोमेन में केवल एक ही प्रतिबिंब होता है। ऐसे फलन को बहु एक फलन कहा जाता है। और अंग्रेजी में इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? मैनी वन। इसका जैसे एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखा सकता हूं, आप इसे नोट करिए, फिर इसका एग्जांपल हम एक दिखाते हैं आपको करके, ठीक है? बहु एक फलन का एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, जरा गौर कीजिएगा। हमने मान लिया that there is a function from x to y such that f of x is equal to x square। ठीक है, क्या हमने मान लिया कि x से y में एक फलन है जो है f of x is equal to x square। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप। यहां पर हमने x बना लिया और यहां पर हमने y बना लिया। ये x है, ये y है। दूसरे शब्दों में इसका नाम क्या है? डोमेन नाम है। और ये क्या है? ये है कोडोमेन। ठीक है, ये x की वैल्यूज रिप्रेजेंट करेगा और ये f ऑफ x की वैल्यूज को अर्थात y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। समझ आया आपको? अब इसमें अगर मैं ये मान लेता हूं कि यहां पर है -1, ऐसा -2, -1 0 +1 +2, बस ऐसे ही इतना रख लो। समझना है केवल आपको। यहां पर मैं ले लेता हूं 1 2, या आप और ले लो एक एलिमेंट 0 से ले लो, 0 1 2 3 4 5 ऐसा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर इस फंक्शन में आप x की जगह ये वाली वैल्यूज लिखोगे कि ये वाली वैल्यूज लिखोगे? ये वाली डोमेन वाली लिखेंगे तो x की जगह हम -2 लिखेंगे। तो x की जगह -2 लिखेंगे तो fx की वैल्यू कितनी आएगी? 4। x का स्क्वायर करना है ना, 4 आएगी। तो ये 4 से आप देखो -2 की इमेज कहां पर? 4 पर आ रही है। अगर हम -1 लिखते हैं x की जगह पर, -1, तो -1 या -1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? +1।
तो -1 की इमेज कहां पर आएगी? +1 पर। अगर हम 0 लिखेंगे तो इसकी इमेज कहां पर आएगी? 0 पर आएगी। अगर मैं +1 लिखूंगा x की जगह पर तो फिर +1 आएगी, ये इमेज ऐसे +1 पर आएगी। अगर हम 2 लिखेंगे तो इमेज कहां पर आएगी? 4 पर ऐसे इमेज आएगी। देख रहे हैं आप चाहें तो सीधा बनाएं, ये टेढ़ा बनाना कोई जरूरी थोड़ी है, आप जैसे मर्जी बना लो। आप सीधे सीधे 4 को ऐसे मिला लो। तो इस तरह से ये मैपिंग आ गई आपकी। अब आप देखो, ध्यान से देखना, इधर का एक एलिमेंट -2 और एक एलिमेंट +2, -2 और +2, ये दो एलिमेंट है और उधर दोनों की इमेज एक ही जगह पर आ रही है 4। तो इधर के कितने एलिमेंट? 2 और इधर के 1। इधर के एक से ज्यादा, उधर के एक से ज्यादा मींस मैनी, बहुत, और उधर कितने में? एक ही जगह इमेज बना। तो बहुत से एक इमेज बना कि नहीं बना? अगर बहुत से एक इमेज बन रहा है तो ये कौन सा फलन हो गया फिर? बहु एक। और देखिए यहां का -1 और +1, अगर ये -1 और ये +1 है तो यहां के कितने एलिमेंट हुए? 2। और यहां पर आप देखो जाके तो दोनों की इमेज +1 पर ही आ रही है। तो इधर के एक से ज्यादा अवयव और उधर का केवल एक एलिमेंट, इस प्रकार का फलन क्या कहा जाएगा? बहु एक फलन, मैनी वन फंक्शन। अरे बड़ा सिंपल है बेटा, अगर 1 से 1 को मिलाया जाए तो एकी, अगर मैनी से 1 को मिलाया जाए तो बहु एक। कभी कभी स्टूडेंट इसको और भी इजीली लर्न करने के लिए कैसे याद कर लेते हैं? एक सिंबल याद कर लेते हैं। वो कोई मैथमेटिकल तरीका नहीं है, वो कोई मैथमेटिकल तरीका नहीं, अपनी समझ के लिए वो एक तरीका याद कर लेते हैं। अगर हमने मैपिंग इसकी बनाई और उसमें ऐसे ऐसे बन रहा है तो फिर ये एक ही है। अगर हमने मैपिंग इसकी बनाई और वो ऐसे और ऐसे दिख रहा है तो फिर ये बहु एक है। आप देखो इसमें -2 + 2 ऐसे दिखा, नहीं समझ आया? तो ये आपको ऐसा दिखा, तो ऐसा दिखा कि ऐसा दिखा, तो ये क्या है? बहु एक फलन। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये तरीका अपना लेते हैं। और इसके पहले जो एक एग्जांपल हमने दिया था आपको, उसमें आपको ऐसा दिख रहा होगा, तो वो कौन सा फलन था? वो एक ही फलन था। तो अगर x की एक अवयव का प्रतिबिंब y में एक ही जगह पर आ रहा है तो फिर एक ही फलन, 1 फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। लेकिन अगर x के एक से ज्यादा अवयवों का y में प्रतिबिंब एक ही जगह जा रहा है तो फिर वो बहु एक फलन है, मैनी वन फंक्शन रहेगा। एग्जाम्पल भी हमने आपको यहां पर देखो करके एक दिखाया। सभी बच्चों को समझ आ गया? तो आप इसे नोट करें। इसके बाद ये कितने फलन हमने कर लिए? 2। थर्ड फंक्शन पे चलते हैं, ठीक है? थर्ड फंक्शन जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है आच्छादक फलन। क्या नाम होगा उसका? आच्छादक फलन उसका नाम होगा। और अंग्रेजी में उसको क्या बोलेंगे? ऑनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन। और दूसरा नाम क्या होता है उसका? सरजेक्टिव फंक्शन। समझ में आया? तो एक के भी दो नाम थे, 1 और इंजेक्टिव। ऑनटू के भी दो नाम है, आच्छादक के दो नाम है, ऑनटू और सरजेक्टिव फंक्शन। ठीक है? क्या होता है ये मैं आपको इसको क्लियर करता हूं। अभी आप कोडोमेन और डोमेन तो समझ रहे हैं, ठीक है? आच्छादक फलन वह फलन होता है जिसके कोडोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य होता है। मैं लिखता हूं फिर और ज्यादा क्लियर होगा कि आच्छादक फलन उस फलन को कहा जाता है आच्छादक फलन उस फलन को कहा जाता है जिसके कोडोमेन का
कोडोमेन यानी कि fx, कोडोमेन यानी कि y, इसके कोडोमेन का प्रत्येक अवयव, जिसके कोडोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव, डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य होता है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आच्छादक फलन उस फलन को कहा जाता है जिसके कोडोमेन, कोडोमेन यानी कि y का मान, यानी कि fx में जो भी उसका कोडोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य होता है। बात समझ रहे? तो ऐसा फलन ऑन्टो फंक्शन कहलाता है, ऐसा फलन आच्छादक फलन कहलाता है। जैसे अब इसको भी एक एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूं। सपोज देयर इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू, कुछ भी आप मान लो, आप मान लो 2x, ठीक है। इस प्रकार का हमको एक फलन दिया हुआ है। अब हमने इसमें ऐसा ये डोमेन बनाया, हमने इसमें ऐसा ये कोडोमेन बनाया। देखो इनके और इनके दोनों के तीन तीन नाम मैं बार बार बोल रहा हूं। इसको हम x भी लिख सकते हैं, इसको y, यहां x की वैल्यूज लिखी जाती हैं, यहां y की वैल्यूज लिखी जाती हैं, यहां x की वैल्यूज लिखी जाती हैं, यहां y इज इक्वल टू fx की। इसे हम डोमेन भी कहते हैं और इसे क्या बोलते हैं, कोडोमेन कहा जाता है, ठीक है। और बस अगर मैंने ये एक फंक्शन लिया और उस वक्त डोमेन के हमने कुछ एलिमेंट लिखे, डोमेन के हमने कुछ एलिमेंट लिखे 1 2 3 4 5, ये डोमेन के एलिमेंट्स हमने लिखे। कोडोमेन में भी हमने एलिमेंट्स लिखे 2 4 6 8 10, देख रहे हैं आप? अच्छा, अब थोड़ा गौर से देखिएगा। अगर इस फंक्शन में x की जगह ये वैल्यूज लिखेंगे ना, अगर इस फंक्शन में x की जगह आप 1 लिख देंगे, 1, तो क्या वैल्यू आएगी 2। तो 1 की इमेज कौन है 2, 2 लिखेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, तो 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 6, 4 की इमेज 8, 5 की इमेज 10। अब आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। डेफिनेशन में आपने क्या लिखा है, आच्छादक फलन उस फलन को कहा जाता है जिसके कोडोमेन का प्रत्येक अवयव, कहाँ है कोडोमेन, ये है कोडोमेन। कोडोमेन का प्रत्येक अवयव, कितने अवयव है कोडोमेन में 5, तो कोडोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब जरूर होना चाहिए, उसको अवश्य होना चाहिए। अब देखिए 2 1 की इमेज है, 4 2 की, 6 3 की, 8 4 की इमेज है, 10 5 की इमेज है। इसमें जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं, जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं, ये सब के सब डोमेन के किसी न किसी अवयव की इमेज जरूर है। क्या कोडोमेन में एक भी एलिमेंट आपके पास ऐसा है, कोडोमेन में क्या कोडोमेन में एक भी एलिमेंट आपके पास ऐसा है जो डोमेन के किसी एलिमेंट की इमेज नहीं है? हमारे पास एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कोई फलन मिलता है तो ऐसी सिचुएशन पे वो फलन कौन सा होता है, आच्छादक। कुल मिला के मैं बहुत सिंपल सी भाषा में आपको बताऊं तो इधर का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सबके साथ ये लाइन जुड़ी रहनी चाहिए। बात समझ में आई आपको? इधर के किसी अवयव को छूटना नहीं चाहिए, सबके साथ ये लाइन जुड़नी चाहिए, सबके साथ में।
तो ही फलन क्या होगा, आच्छादक। अगर इधर का एलिमेंट छूट जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे इधर का नहीं छूटेगा क्योंकि फंक्शन में डोमेन तो पूरा फुलफिल रहेगा ही, परिभाषित चीजें ही लेंगे आप, लेकिन इधर का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। सारे के सारे एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट के प्रतिबिंब जरूर होने चाहिए। यहां पर मैं देख रहा हूं कि इसमें 5 एलिमेंट है और 5 के पांचों एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का प्रतिबिंब है, इसलिए ये वाला फंक्शन कौन सा फंक्शन, आच्छादक फलन। अगर धोखे से भी मैं यहां पर एक 3 लिख देता, तो अब आप मुझे बताएं ये 3 डोमेन के किस एलिमेंट का इमेज बनेगा। क्या डोमेन में कोई एलिमेंट आपको दिखता है जिसका ये 3 इमेज बने, नहीं बनता, तो फिर 3 इसमें क्या हो गया, छूट गया। और अगर 3 छूट गया तो आप क्या देख रहे हैं, अब को डोमेन में मौजूद सभी अवयव डोमेन के अवयवों के प्रतिबिंब नहीं है। 3 तो प्रतिबिंब नहीं है ना, तो 3 छूट गया। अगर 3 छूट गया तो फिर ये फलन कौन सा हो गया, आच्छादक नहीं है। ये क्या होगा हमें नहीं पता, पर आच्छादक नहीं है ये। कुछ बात समझ में आई? तो आच्छादक का मतलब समझे, अरे आच्छादक में सारे के सारे एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज रहने ही चाहिए, एक भी एलिमेंट बाकी नहीं छूटना चाहिए। समझ में आया? और वैसे भी आच्छादक का मतलब ढका हुआ रहता है, और ढका हुआ किसको बोलते हैं आप, जब सब ढका हो। अगर कहीं पर बर्फबारी होती है तो वहां पर हम बोलते नहीं कि ये पहाड़ियां बर्फ से आच्छादित थीं। आच्छादित का मतलब पूरी तरह से ढकी हुई थी, तो सारे के सारे एलिमेंट उसके इमेज है कहीं ना कहीं से। तो आच्छादक फलन किसको बोला जाएगा, जब इसका हर एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी, किसका होगा इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का प्रतिबिंब अवश्य होना चाहिए उसको। अगर यहां पर एलिमेंट छूट जाएंगे, जैसे मैंने यहां लिख दिया 9, यहां लिख दिया 7, 5, 3, तो अब आप देखें इसके बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो इसके प्रतिबिंब नहीं है, तो फिर ये कौन सा फलन नहीं होगा, ये आच्छादक नहीं है। सिंपल भाषा में मैंने बताया, को डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं जाना चाहिए, सारे एलिमेंट किसी ना किसी के इमेजेस रहने ही चाहिए। क्लियर हो गया आपको? अच्छा, अब एक इसी का, अगर छूट जाएंगे एलिमेंट तो क्या होगा, उसके लिए एक दूसरा फलन बना, 4th नंबर फंक्शन। 4th नंबर फंक्शन बनेगा आपका आच्छादक हो गया अंतरक्षेपी। अंतःक्षेपी इनटू फंक्शन उसको बोला जाता है। इनटू फंक्शन कैसा होता, अगर मैं इसी में एग्जांपल ले लेता, इसी का एग्जांपल, तो इसमें क्या होता, जैसे आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन उस फलन को कहा जाता है जिसके को डोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य होता है। तो हम अंतरक्षेपी फलन में क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं अंतरक्षेपी फलन उस फलन को कहा जाता है जिसके को डोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के सभी अवयवों के प्रतिबिंब नहीं होता। मतलब को डोमेन में कुछ अवयव ऐसे जरूर होंगे जो डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अंतःक्षेपी फलन वह फलन होता है, अंतःक्षेपी फलन वह फलन होता है जिसके को डोमेन में उपस्थित कुछ अवयव, जिसके को डोमेन में उपस्थित कुछ अवयव ऐसे हों, जिसके को डोमेन में उपस्थित कुछ अवयव ऐसे हों
जो डोमेन के किसी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, जो डोमेन के किसी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, तो ऐसे फलन को कौन सा फलन बोल देंगे? अंतःक्षेपी। जैसे यही वाला फंक्शन अगर मैं फिर से आपको दिखाता हूं और इसमें थोड़ा सा बदलाव कर देंगे। देयर इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y इज सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू 2x। अगर मैं ये फंक्शन लेता हूं और उसके लिए मैं यहां पर बनाता हूं इसको 1 2 3 4 5 और यहां पर भी वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमने बना लिया 10। ठीक है, अब फिर से गौर से देखिए, ये x है, ये y है, यहाँ x की वैल्यूज़ लिखी जाती हैं, यहाँ y की वैल्यूज़ बनाते हैं। इसको डोमेन कहा जाता है, इसको कोडोमेन कहा जाता है। अगर मैं यहाँ पर ये फंक्शन दिखा करके आपको ये पूछूंगा कि इसका परास बताओ तो क्या है? परास 2 4 6 8 10 और कोडोमेन पूछेंगे तो क्या बताएंगे? 2 4 6 8 10। इसका मतलब है परास और कोडोमेन दोनों एक ही हो गए इसमें। तो एक चीज और समझ लो, जिस फलन का परास और कोडोमेन सेम हो, समझ जाना वो फलन कौन सा है? आच्छादक फलन। रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन। ये शर्त भी है आच्छादक फलन की कि आच्छादक फलन वो फलन होता है जिसका परास उसके कोडोमेन के बराबर होता है। अब इसमें देखो बेटा जरा, अगर हम x की जगह 1 लिखने के लिए आपको बोलेंगे, लिखो x की जगह 1, अब कितना मिलेगा? 2। x 1 की इमेज कहां पर है? 2 पर। 2 की कहां पर है? 4 पर। 3 की 6 पर। 4 की इमेज 8 पर। 5 की इमेज 10 पर। और आप देखें बेटा, क्या कोडोमेन में, आप जरा ध्यान से देखिएगा, क्या कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं सब डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज हैं? नहीं, कोडोमेन में अभी बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो डोमेन के किसी भी अवयव, किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। जैसे 1 3 5 7 9, ये कोडोमेन के ऐसे एलिमेंट हैं जो डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब है ही नहीं, किसी भी अवयव के प्रतिबिंब है ही नहीं। तो इस प्रकार का जो फलन होगा उसको क्या बोलेंगे? अंतःक्षेपी फलन इनटू फंक्शन उसको कहा जाएगा। समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारी इस एक्सरसाइज जो 1.2 एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा कौन सा यूज हुआ है? तो सबसे ज्यादा यूज हुआ है 1 1 और ऑन टू फंक्शन। सबसे ज्यादा यूज होने वाला रहेगा यहां पर एकैकी आच्छादक फलन। एकैकी आच्छादक फलन को क्या बोलोगे? 1 1 ऑन टू फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे हम? 1 1 ऑन टू फंक्शन। समझ आया कुछ आपको? नहीं समझ आई बात? तो ये 1 1 ऑन टू फंक्शन एकैकी आच्छादक को बोलेंगे। हाँ, इसे एक चीज और बताएं, इसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन भी इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें इंजेक्टिव भी है और सरजेक्टिव भी है।
This is the combination of injective function and surjective function. So it is known as bijective function. इसको बोलते हैं, ठीक है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा होगा बताओ? जो एकाएकी भी होगा और आच्छादक, जिसमें दोनों गुण होंगे, एकाएकी के गुण भी होंगे और आच्छादक के गुण भी रहेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये भी चीज आपको समझ में आ गई। तो आप इसे नोट कर लें या जैसा भी है, और इसके बाद मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाता हूं और उसमें आप पहचानने का प्रयास करिए कि कौन सा फलन कैसा है, ठीक है। ये 4 एग्जाम्पल हमने आपके सामने बनाए हैं, और अगर आप एकाएकी, बहुएक, आच्छादक और अंताक्षेपी सब समझ गए हैं तो इसमें आप पहचान सकते हैं ये कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। देखिए ध्यान से, 1 की इमेज A, 2 की इमेज B, 3 की इमेज D और 4 की इमेज C, ठीक है। अब इसमें हर एक एलिमेंट से इधर का एक एलिमेंट ही अटैच है, तो ये कौन सा फलन हुआ बताओ? एकाएकी हुआ। ये बात समझ में आई? ये फंक्शन एकाएकी है। क्यों? क्योंकि डोमेन के प्रत्येक अवयव की को डोमेन में केवल एक ही इमेज है, 1 की A, 2 की B, 3 की D, 4 की C। और आच्छादक है कि नहीं है? आच्छादक के बारे में बताइए। बस 2 चीजें आपको बतानी है, एकाएकी और आच्छादक। तो आच्छादक है कि नहीं? आच्छादक की क्या शर्त थी? कि को डोमेन में उपस्थित प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य होना चाहिए। लेकिन को डोमेन में तो ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट की प्रतिबिंब है ही नहीं, इसलिए ये फंक्शन आच्छादक नहीं है, ठीक है। एकाएकी है पर आच्छादक नहीं है। तो क्या ये एकाएकी आच्छादक है? बाइजेक्टिव है? एकाएकी आच्छादक नहीं है, क्योंकि एकाएकी की क्वालिटी आच्छादक की नहीं है, तो ये एकाएकी आच्छादक नहीं माना जाएगा। इसको बताइए। यहां पर एक फंक्शन f2 है जिसका ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। यहां पर भी यही दोनों क्वालिटी के बारे में जिक्र करिए। एकाएकी आच्छादक और फिर एकाएकी आच्छादक। बताइए क्या ये एकाएकी है? एकाएकी नहीं है। क्यों? क्योंकि डोमेन के ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इमेज एक ही जगह पर आ रही है, तो डोमेन के एक से ज्यादा अवयवों का प्रतिबिंब को डोमेन पर एक जगह पर पड़ रहा है, इसलिए यह फलन एकाएकी नहीं है। क्या यह फलन आच्छादक है? आच्छादक भी नहीं है। आच्छादक के लिए तो को डोमेन के सभी अवयवों को डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य होना चाहिए, पर नहीं है। को डोमेन में A, E और F ऐसे एलिमेंट हैं जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज है ही नहीं, इसलिए ये आच्छादक भी नहीं है। तो क्या एकाएकी आच्छादक है? फिर ये एकाएकी आच्छादक भी नहीं है। समझ आ रहा है ना सभी को? अच्छा, इसको देखिए, इसमें भी बात करिए एकाएकी फिर आच्छादक और फिर एकाएकी आच्छादक। क्या ये फंक्शन एकाएकी है? एकाएकी नहीं है। क्यों? क्योंकि डोमेन के एक से ज्यादा अवयवों का प्रतिबिंब को डोमेन पर एक जगह पर आ गया, इसलिए ये एकाएकी फलन नहीं है। क्या आच्छादक है? आच्छादक है, क्योंकि को डोमेन में भले ही 3 ही एलिमेंट हैं, लेकिन जितने हैं वो डोमेन के किसी न किसी अवयव के इमेज जरूर हैं, इसलिए आच्छादक है। क्या एकाएकी आच्छादक है? अब एकाएकी नहीं, आच्छादक है, इसलिए एकाएकी आच्छादक नहीं है। यहां पर भी बात करिए, एकाएकी आच्छादक
और एकैकी आच्छादक। ठीक है, एकैकी है कि नहीं बताओ? एकैकी तो है, क्योंकि डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज को डोमेन पर एक ही एक अवयव पर बन रही है, तो एकैकी है। आच्छादक है क्या? आच्छादक भी है, क्योंकि को डोमेन के सभी अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब अवश्य हैं। ठीक है, आच्छादक भी है, तो फिर ये कैसा है? एकैकी आच्छादक। ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो ये जो 4 एग्जाम्पल देखे, उनमें से केवल ये लास्ट 4th नंबर एग्जाम्पल यही कैसा है? यही एकैकी आच्छादक है, बाकी फलन एकैकी आच्छादक नहीं है। तो पहले आप ये मुझे बताएं, क्या आपको एकैकी आच्छादक के बारे में समझ में आया? पूरी तरह से क्लियर है? ठीक है, अभी भी इसमें कुछ चीजें हमें और बतानी है। जैसे सुनो ध्यान से मेरी बात, एक बात तो अभी ये बतानी बाकी है कि ये तो हमने ऐसे कर दिया, लेकिन जब क्वेश्चन आया करेंगे तो ये कैसे प्रूव करा करेंगे कि कोई फलन एकैकी है या कोई फलन आच्छादक है। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट बचे हुए हैं, अभी हमने इसको नहीं बताया है। एज पर मैपिंग हमने उनको ग्राफिकली देखा और उनको क्लासिफाई किया, उनके बारे में समझा, सीखा। लेकिन अगर कोई फलन, जैसे अभी मैं फंक्शन दे दिया करता था बार बार आपको, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वेयर, तो डायरेक्ट आप कैसे प्रूव करोगे? अगर ये नहीं बनाना है तो क्या ये बनाए बगैर प्रूव नहीं हो सकता? आंसर है हो सकता है। हमारे पास उसके मेथड्स हैं कि अगर आपको फलन दिया गया है तो हम डायरेक्ट कैलकुलेशन मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं कि कोई फलन एकैकी है या आच्छादक है। ये भी हम कैलकुलेशन से भी गणना करके भी आपको प्रूव करके दिखा सकते हैं। इसके बारे में अब हम लोग पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट क्लास पे, तो नेक्स्ट क्लास को बंक मत करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी स्टडी करेंगे कि कैलकुलेशन मेथड से कैसे आखिरकार एक फंक्शन को एकैकी और आच्छादक प्रूव किया जाता है, इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन लगाना भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।